हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में जो है बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाली है दोस्तों, जिसके अंतर्गत आज हम फिर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लेकर आए हैं। तो दोस्तों, हमारे इस जो क्लास चल रही है इसके अंतर्गत हम लगातार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको प्रोवाइड करा रहे हैं और प्रतिदिन एक एक प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को आप ज़रूर जो है वॉच कीजिए और अपने जो है क्वेश्चंस को प्रिपेयर कीजिए। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन पेपर जो हैं ये पहले हो चुके हैं, तो इसलिए इनके क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। पूरा का पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग इसके अंतर्गत आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, तो इसलिए जो है बिल्कुल भी स्किप ना करें और कंटिन्यू क्लास में बने रहें, जिसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा दोस्तों। और ज़्यादा समय न लेते हुए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। तो दोस्तों, यहाँ पर शुद्ध शब्द पूछा गया है। तो यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं दोस्तों वह हैं अधिशासी, 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 अधिशासी। 4 प्रकार से लिखा गया है दोस्तों। तो इसमें जो शुद्ध रूप से अधिशासी है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर ए। आप अपने आप को टेस्ट भी कीजिएगा दोस्तों और साथ ही साथ जो सही आंसर है उसको भी नोट करते रहिएगा और लगातार वीडियो को वॉच कीजिए। एक भी क्वेश्चन स्किप ना करें दोस्तों, क्योंकि ये पेपर जो है पूरे 100 क्वेश्चन का हम पेपर कराएंगे और ये पेपर जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। तो बिल्कुल भी अपना लॉस ना करें और पूरी क्लास को ज़रूर वॉच कीजिएगा दोस्तों। तो यहाँ पर जो शुद्ध रूप में अधिशासी है दोस्तों, इसमें तालव्य स और दंत स यहाँ पे यूज होता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, समस्त कारणों के रहते हुए भी कार्य की उत्पत्ति न हो तो अलंकार होता है। यानी कि जब सभी कारणों के रहते हुए भी कार्य की उत्पत्ति ना हो तो उसमें कौन सा अलंकार होता है दोस्तों? विभावना, विशेषोक्ति या अप्रस्तुत प्रशंसा या स्वभावोक्ति। तो दोस्तों, इसमें जो अलंकार होता है वो होता है विशेषोक्ति अलंकार होता है। जब समस्त कारणों के रहते हुए भी कार्य की उत्पत्ति ना हो रही हो तो उसमें अलंकार होता है विशेषोक्ति अलंकार। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 पे। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, विपात्र के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों, विपात्र के लेखक कौन हैं? रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती, गिरजा कुमार माथुर या गजानन माधव मुक्तिबोध। तो दोस्तों, जो विपात्र है, ये विपात्र नामक जो रचना है इसके लेखक हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। ठीक है दोस्तों, कौन है विपात्र के लेखक? कौन है? गजानन माधव मुक्तिबोध इसके लेखक हैं। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, निम्नलिखित में से सुरसरी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो सुरसरी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन है निकेत, जानवी, मधवा या अंबर। तो दोस्तों, सुरसरी का जो पर्यायवाची शब्द है वह है जानवी। ठीक है दोस्तों, जानवी जो है सुरसरी का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न दोस्तों हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से सन्मति का संधि विच्छेद क्या है? तो सन्मति का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? सम प्लस मति या सन प्लस मति या सद प्लस मति या सत प्लस मति। तो दोस्तों, सन्मति का संधि विच्छेद होगा सत प्लस मति। ठीक है दोस्तों, सत प्लस मति बनेगा सन्मति। ठीक है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण ये क्लास है दोस्तों। प्लीज़ अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। इस क्लास के अंतर्गत हमारा टारगेट रहेगा 100 लाइक्स का। ठीक है दोस्तों, अगर आपकी लगातार हमें जो है आपका हमारे क्लासेस के प्रति लगाव मिलता है तो दोस्तों आपको लगातार प्रतिदिन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रहेगा और आपके एग्जाम के लिए एक प्रैक्टिस सेट की तरह काम करेगा। तो उसके अंतर्गत आपके 100 क्वेश्चंस की पूरी सीरीज पर डे कराई जाएगी दोस्तों, जिससे आपका वैयक्तिक सहायक, कनिष्ठ सहायक और जो है इससे रिलेटेड प्रवक्ता स्क्रीनिंग और साथ ही साथ पॉलिटेक्निक प्रवक्ता के जो एग्ज़ाम होने वाला है दोस्तों, सारे स्क्रीनिंग एग्ज़ाम जो होने हैं इनके लिए एक बेहतरीन तैयारी आपकी यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द
औ उपसर्ग लगाकर नहीं बना है। तो औ उपसर्ग लगाकर कौन सा शब्द नहीं बना है दोस्तों? वह है दोस्तों अवधेश। ठीक है, तो अवधेश जो है शब्द है ये औ उपसर्ग बन के नहीं बना है। अदरवाइज आपका अवगुण, अवगुण, अवनति और अवकाश, ये तीनों के तीनों औ उपसर्ग लगाकर बने हैं। जबकि अवधेश जो है दोस्तों ये जो है औ उपसर्ग से नहीं बना है, ये जो है ओ औ वाले औ से मिलकर बना हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो आपको अगर हिंदी आपने पढ़ी है तो जरूर आप इस चीज़ को समझ गए होंगे दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न नंबर 7 है दोस्तों, निम्न में से उत्पत्ति के दृष्टिकोण से सौभाग्य शब्द है। तो उत्पत्ति के दृष्टिकोण से अगर सौभाग्य शब्द की बात करें तो किस प्रकार का शब्द है दोस्तों? तत्सम, तद्भव, देशज या आगत। तो दोस्तों जो सौभाग्य शब्द है वह है तत्सम शब्द। कैसा शब्द है सौभाग्य? ये तत्सम शब्द है दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों हमारा, निम्न में से पत्राचार के किस प्रारूप में संबोधन और स्वनिर्देश नहीं होता है? तो पत्राचार के किस प्रारूप में संबोधन और स्वनिर्देश नहीं होता है? तो दोस्तों वो होता है ज्ञापन। यदि किसी में ज्ञापन दिया जाता है तो उसमें संबोधन और स्वनिर्देश नहीं दिए जा सकते हैं दोस्तों। इस समाचार पत्र में ज्ञापन में केवल बातें लिखी जाती हैं बट संबोधन और स्वनिर्देश नहीं होता। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। प्रश्न नंबर 9 है दोस्तों, गरम शब्द निम्न में से किस भाषा से हिंदी भाषा में आया है? तो गरम शब्द किस भाषा का है दोस्तों? ये गरम शब्द जो है दोस्तों ये है फारसी भाषा का शब्द। किस भाषा का शब्द है दोस्तों? यह है फारसी भाषा का शब्द है जो हिंदी जो है हिंदी में आया है। ठीक है दोस्तों, फारसी भाषा का शब्द है गरम। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 9 पर हो चुका है हमारा। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। प्रश्न नंबर 10 है दोस्तों हमारा, स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन सा है? तो स्पर्श जो व्यंजन है दोस्तों, स्पर्श संघर्षी व्यंजन निम्न से कौन है? क, घ, सौ या चौ। तो दोस्तों स्पर्श संघर्षी व्यंजन जो है वो दोस्तों वह है चौ। चौ एक स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। ठीक है दोस्तों, कौन सा शब्द? चौ। ठीक है दोस्तों, चौ जो है स्पर्श संघर्षी शब्द है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 में। दोस्तों इसके अंतर्गत जो है स्टार्टिंग में 20 क्वेश्चन हिंदी से आए हुए हैं। जो अभी आपके जो भी सिलेबस पेपर में दिए गए सब में 20 नंबर का हिंदी आना है। और उसके अलावा फिर सामान्य ज्ञान, फिर उत्तराखंड और फिर रीजनिंग और साथ ही करंट अफेयर का पूरा कॉम्बिनेशन प्रत्येक पेपर में आपको देखने को मिलेगा। इसलिए आप क्लास को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा दोस्तों। और बहुत सारे क्वेश्चन पर हम ऑप्शंस नहीं पढ़ेंगे दोस्तों। जिन क्वेश्चन में ऑप्शंस की इंपॉर्टेंस रहेगी उसी में क्वेश्चन से ऑप्शन पढ़े जाएंगे। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 में, कोई शब्द में कौन सा सर्वनाम है? तो कोई शब्द में कौन सा सर्वनाम है? इससे पहले वाले जो प्रीवियस क्लास हमने लिखा था दोस्तों कराई थी, उसमें वह किस प्रकार का शब्द है पूछा गया था दोस्तों। सार्वनामिक शब्द था वह। अब यहाँ पर कोई शब्द में कौन सा सर्वनाम है ये पूछा गया दोस्तों। तो इसमें जो सर्वनाम है दोस्तों उसमें है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यानी कि कोई भी व्यक्ति हो सकता है, तो यहाँ पर निश्चितता नहीं है किस व्यक्ति के बारे में कहा जा रहा है, इसलिए इसको कहते हैं दोस्तों अनिश्चयवाचक सर्वनाम इसको कहा गया है। ठीक है दोस्तों, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, कोई शब्द जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों हमारा कि जो सज्जन होता है उसका सभी लोग आदर करते हैं, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो दोस्तों जो सज्जन होता है उसका सभी लोग आदर करते हैं, तो यहाँ पर दो वाक्यों को मिलाया गया है। जो सज्जन होता है एक हो गया और उसका सभी लोग आदर करते हैं दूसरा हो, तो दो वाक्यों को मिलाकर एक वाक्य बना है। तो ऐसे इस वाक्य को कहते हैं दोस्तों मिश्र वाक्य। क्या कहते हैं? मिश्र वाक्य यहाँ पर कहा गया है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों,
वह घर पहुंच गया। वह घर पहुंच गया। इस वाक्य में पहुंच गया निम्नलिखित में से किस क्रिया का उदाहरण है? तो वह घर पहुंच गया में पहुंच गया किस क्रिया का उदाहरण है? ऑप्शन है प्रेरणार्थक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया या पूर्वकालिक क्रिया। तो दोस्तों वह घर पहुंच गया में जो पहुंच गया शब्द है वो जो है संयुक्त क्रिया को प्रदर्शित करता है। संयुक्त क्रिया को प्रदर्शित कर रहा है दोस्तों यहाँ पर पहुंच गया शब्द। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, पानी पीकर घर पूछना का अर्थ है। पानी पीकर घर पूछना का क्या अर्थ है दोस्तों? तो इसका जो अर्थ है दोस्तों, काम निकलने के बाद सोचना। पानी पीकर घर पूछने का अर्थ है दोस्तों कि पहले काम निकाल लें और उसके बाद फिर सोचना शुरू करें। ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन क्या बनेगा? काम निकालने के बाद सोचना। जबकि इसके ऑप्शन क्या क्या दिए थे? अनोखा काम करना बिल्कुल गलत, विपरीत काम करना बिल्कुल गलत, आराम से सोचना ये भी बिल्कुल गलत है दोस्तों। पानी पीकर घर पूछने का अर्थ है काम निकलने के बाद सोचना। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है दोस्तों, निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो पुल्लिंग शब्द कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन है ज्योत्सना, गुण दोष, मुदिता या संहिता। तो इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है दोस्तों? वह है गुण दोष। ठीक है, जो कहा जाता है गुण दोष निर्धारित करते हैं कि आप कैसे व्यक्तित्व के धनी हैं। या ज्योत्सना यहाँ पर स्त्रीलिंग है, मुदिता भी स्त्रीलिंग है, संहिता भी यहाँ पर स्त्रीलिंग है दोस्तों। गुण दोष यहाँ पर पुल्लिंग शब्द है। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना के लिए मिला है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था वो किस कार्य के लिए मिला था? तो वो जो इनकी रचना है दोस्तों वो है आलोक पर्व। कौन सी है? आलोक पर्व के लिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ठीक है दोस्तों, किसके लिए? आलोक पर्व नामक रचना के लिए। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों, निस्सीम व उत्पत्ति शब्दों के विलोम शब्दों का सही जोड़ा कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पर जो विलोम शब्द देखिए, निस्सीम का असीम यानी उत्पत्ति मृत्यु, निस्सीम सीमित उत्पत्ति नाश, निस्सीम ऊंचाई उत्पत्ति समग्र, निस्सीम बिना सीमा के उत्पत्ति समापन। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। निस्सीम का अपोजिट है सीमित, यानी कि उत्पत्ति और नाश। ठीक है दोस्तों, जिसकी उत्पत्ति हुई तो उसका नाश भी जरूर होगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अभिजात शब्द का क्या अर्थ है? तो अभिजात शब्द का क्या अर्थ है? पूज्य, भौरा, सूर्य या कमल। तो दोस्तों जो अभिजात शब्द का अर्थ होता है वो होता है आपका, अभिजात का मतलब होता है पूज्य। ठीक है, अभिजात का शब्द का क्या अर्थ है दोस्तों? वह है पूज्य है अभिजात का अर्थ। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, यौगिक संज्ञा कहते हैं। यौगिक संज्ञा किसको कहते हैं दोस्तों? जिन संज्ञाओं के भिन्न भिन्न शब्द सार्थक हों, जिन संज्ञाओं के भिन्न भिन्न शब्द सार्थक हों उनको ही यौगिक शब्द कहते हैं दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। जिन संज्ञाओं के भिन्न भिन्न शब्द सार्थक होते हैं उन्हें यौगिक संज्ञा कहते हैं, और इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों, प्रश्न का सही वर्ण विच्छेद क्या होगा? तो प्रश्न जो शब्द है इसका वर्ण विच्छेद क्या होगा दोस्तों? इसका जो वर्ण विक्षेप है दोस्तों, वो वर्ण विक्षेप जो होगा प
प्लस रो प्लस ओ प्लस सो प्लस नो प्लस ओ। तो प्रश्न का जो होगा पो प्लस रो प्लस ओ प्लस सो फिर प्लस नो प्लस ओ। ठीक है, तो ये इसका जो है सही वर्ण विच्छेद होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा दोस्तों। तो दोस्तों ये थे हमारे 20 जो है हिंदी के क्वेश्चंस। प्रत्येक पेपर के अंदर 20 नंबर की हिंदी आनी है और ये आपके वैयक्तिक सहायक, कनिष्ठ सहायक और उत्तराखंड पुलिस और पीसीएस प्री प्रवक्ता जो है प्री के लिए, साथ ही साथ पॉलिटेक्निक स्क्रीनिंग जो परीक्षा होनी है फरवरी, उसके लिए, इन सभी एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये क्लास है दोस्तों। बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग है, एक भी क्वेश्चन स्किप करने लायक नहीं है। इसलिए प्रतिदिन आपको एक पेपर यहाँ पर कंप्लीट पेपर यहाँ पर कराया जा रहा है दोस्तों। आप इन कंप्लीट पेपर्स को प्रैक्टिस सेट के तौर पर अपना प्रिपेयर कीजिए, बिल्कुल आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, इस बात की गारंटी है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। दोस्तों ये जो एग्ज़ाम हुआ है 31 अक्टूबर 2023 को ये एग्ज़ाम हुआ है। तो अब बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चंस में। उत्तराखंड प्रोजेक्ट शिक्षा प्रारंभ करने वाला भारत का राज्य है। तो उत्तराखंड जो है, जो प्रोजेक्ट शिक्षा करके है दोस्तों, प्रारंभ करने वाला भारत का कौन से नंबर का राज्य है? तो दोस्तों ये जो है उत्तराखंड जो है पहला राज्य है जिसने उत्तराखंड प्रोजेक्ट शिक्षा प्रारंभ करने वाला, ये भारत का पहला राज्य बन चुका है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों कि दी गई आकृति में त्रिभुजों और चतुर्भुजों की संख्या क्या होगी? तो दोस्तों इसमें जो त्रिभुज बने हैं वो टोटल अगर आप हिसाब लगाएं तो इसमें टोटल 21 त्रिभुज बने हैं और 7 बने हैं दोस्तों चतुर्भुज। अब देखिए कैसे बने हैं दोस्तों, यहाँ पर आप चतुर्भुज को काउंट करें, एक और ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा और ये बना है दोस्तों पांचवा। ठीक है, उसके बाद इसको पूरा मिला के छठा और इसको मिला के टोटल 7। ठीक है दोस्तों, कितने चतुर्भुज हो गए? तो इसमें हो गए टोटल आपके 7 चतुर्भुज यहाँ पर तैयार हो। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 पर। रामायण लोक परंपरा संबंधित है। तो जो रामायण लोक परंपरा संबंधित है दोस्तों, किससे संबंधित है? वो है सलूड़ और डुंगरा से। ठीक है, जो रामायण लोक परंपरा संबंधित है दोस्तों, वह किससे संबंधित है? वो है सलूड़ और डुंगरा से। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, पूर्वोत्तर के विकास के पर समग्र ध्यान देने के लिए भारत सरकार ने पूर्वोत्तर परिषद की स्थापना कब की थी? तो दोस्तों जब पूर्वोत्तर के राज्यों के विकास के लिए समग्र ध्यान देने के लिए भारत सरकार ने जो पूर्वोत्तर परिषद की स्थापना कब की थी दोस्तों? ये की थी दोस्तों 1971 में। तो 1971 में जो है पूर्वोत्तर परिषद की स्थापना की गई थी, पूर्वोत्तर राज्यों के विकास में समग्र ध्यान देने के लिए। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों, स्वतंत्रता के पश्चात किस वर्ष नैनीताल को उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया था? तो स्वतंत्रता पश्चात की किस वर्ष नैनीताल को उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया था दोस्तों? ये बनाया गया था दोस्तों 1962 में। 1962 ईस्वी में नैनीताल को उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया था 1962 में दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 पर। 26 कहता है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बढ़ावे के लिए कहा गया है, यह अनुच्छेद किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बढ़ावे की बात कही गई है दोस्तों। तो यह अनुच्छेद किससे संबंधित है दोस्तों? ये है दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बढ़ावे के लिए कहा गया है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में 27 पर। क्वेश्चन नंबर 27 है दोस्तों,
सतोपंथ हिमनद का उद्भव स्थल कहाँ है? तो दोस्तों जो सतोपंथ हिमनद है इसका उद्भव कहाँ से होता है दोस्तों? इसका ऑप्शन है आपका अलकनंदा नदी का। ठीक है दोस्तों, जो सतोपंथ हिमनद है वो कहाँ से शुरू होता है दोस्तों? वो होता है अलकनंदा नदी से सतोपंथ हिमनद का उद्गम होता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अदीस अबाबा नगर की स्थापना हुई। तो अदीस अबाबा नगर की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? ये हुई थी आपकी 1878 ईस्वी में। 1878 ईस्वी में दोस्तों अदीस अबाबा नगर की स्थापना हुई थी 1878 में। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न 29 है दोस्तों। 29 क्वेश्चन कहता है कि उत्तराखंड के किस राजवंश की एक भी मुद्रा प्राप्त नहीं हुई है? तो उत्तराखंड के अंतर्गत कौन सा राजवंश है दोस्तों जिसकी एक भी मुद्रा प्राप्त नहीं हुई है? वो है दोस्तों चंद राजवंश की एक भी मुद्रा प्राप्त नहीं हुई है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 दोस्तों ये रीजनिंग का क्वेश्चन है और जिसके अंतर्गत पासे से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। इसका आंसर जो है दोस्तों पासे वाले का 5 था। अब अगले क्वेश्चन पर जा रहे हैं। हरिद्वार से बद्रीनाथ तथा केदारनाथ जाने वाली सड़क का निर्माण करवाया था। तो हरिद्वार से बद्रीनाथ और केदारनाथ जाने वाली सड़क का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? ये करवाया था दोस्तों GW ट्रेल ने इसको ये काम किया था। बद्रीनाथ तथा हरिद्वार जाने वाली सड़क मार्ग का निर्माण जो है ट्रेल ने किया था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन करता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा संगठन जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन करता है दोस्तों? ये किया जाता है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन किया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 33 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 33 है दोस्तों, उत्तराखंड के किस जनपद में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य हैं? तो उत्तराखंड के किस जनपद में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य है दोस्तों? वह है दोस्तों आपका चमोली जनपद ऐसा है जहां सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य स्थित हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों उत्तराखंड के अंतर्गत सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य जो हैं वो है आपका चमोली जनपद में है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्न में से कौन सा इंटरनेट खोज इंजन नहीं है? तो दोस्तों अब यहाँ पर कंप्यूटर के क्वेश्चन भी बीच में रहेंगे। तो कौन सा इंटरनेट खोज इंजन नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विंडो जो है इंटरनेट खोज इंजन नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, सौका समुदाय को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों जो सौका समुदाय के लोग हैं उनको अन्य किस नाम से जाना जाता है? भोटिया, जौनसारी, थारू या राजी? तो जो सौका जनजाति होती है दोस्तों इनको जो है दूसरा नाम भोटिया नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, उत्तराखंड के अंदर सौका जनजाति को किस नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है दोस्तों भोटिया जनजाति के नाम से। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 36 में। 36 कहता है, राजा राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया था? तो जब राजा राममोहन राय की मृत्यु हो गई थी दोस्तों उसके बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों ये किया था देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया था। किसने किया था दोस्तों? देवेंद्र नाथ टैगोर ने राजा राममोहन राय की मृत्यु के पश्चात ब्रह्म समाज का नेतृत्व किया था। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 37 पर। क्वेश्चन नंबर 37 है दोस्तों, गढ़वाल के राजा अजय पाल ने
अपने राज्य की राजधानी देवलगढ़ से श्रीनगर स्थानांतरित कब की थी? तो जो अजय पाल ने अपनी राजधानी देवलगढ़ से श्रीनगर स्थानांतरित की थी दोस्तों, किस सन में की थी? तो दोस्तों ये किया था सन 1515 में। 1515 ईस्वी में अजय पाल ने अपने राज्य की राजधानी देवलगढ़ ने श्रीनगर। अगला क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से कौन एक अन्य से भिन्न है? तो दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं वो हैं आपके पास 10 30, 15 45, 9 27 और 20 60। तो दोस्तों अगर इस क्वेश्चन को हम देखें तो यहाँ पर सब में क्या हो रहा है, पहला नंबर जो है उसका दूसरा नंबर जो है 3 गुना हो रहा है, तो 10 का 3 गुना 30 हो रहा है। 10 गुना 3 अगर हम करेंगे तो 30 होगा। 15 गुणा 3 करेंगे तो 45 होगा। 9 गुणा 3 करेंगे तो दोस्तों 27 होगा। और 20 गुणा 3 करेंगे तो 60 होगा। तो इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये सारे के सारे सेम हैं, लेकिन फिर भी हमें इसमें भिन्नता ढूंढनी है दोस्तों। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या किया जाता है कि देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा दोस्तों, क्योंकि ये 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है और 27 जो है वो 3 का क्यूब है। ठीक है दोस्तों, तो ये वाला कॉम्बिनेशन जो है अन्य किसी में नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी ही सही होगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, कुमाऊं का अंतिम गोरखा सूबा कौन था? तो कुमाऊं का अंतिम गोरखा सूबा किसे कहा गया है दोस्तों? यह है दोस्तों आपका बमसा चौतरिया। ठीक है, तो बमसा चौतरिया को कुमाऊं का अंतिम गोरखा सूबा जो है माना जाता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40। राज्यपाल किस अनुच्छेद के द्वारा अध्यादेश जारी कर सकता है? तो राज्यपाल किस अनुच्छेद के द्वारा अध्यादेश जारी कर सकता? ऑप्शन है अनुच्छेद 210, 211, 212, 213। तो दोस्तों राज्यपाल के द्वारा अनुच्छेद 213 के अंतर्गत जो है अध्यादेश जारी कर सकता है, यानी कि राज्यपाल जो है 213 के अंतर्गत, अनुच्छेद 213 के अंतर्गत जो है अध्यादेश जारी कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 41 है दोस्तों, छोलिया संबंधित है। तो छोलिया एक नृत्य है दोस्तों, और तो छोलिया जो संबंधित है दोस्तों वह है वीर गाथा नृत्य से, यानी कि वीरता का परिचय कराता है उस समय की जब लोग जो है तलवारों से युद्ध किया करते थे। तो छोलिया जो है संबंधित है वीर गाथा नृत्य से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 42 है, भारतीय रक्षा सेवा में सम्मिलित चिकून क्या है? ठीक है, जो जो भारतीय रक्षा सेवा में सम्मिलित जो चिकून है दोस्तों वो क्या है? वो एक हेलीकॉप्टर है जो भारतीय रक्षा सेवा के अंतर्गत सम्मिलित है। एक हेलीकॉप्टर का नाम है चिकून। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 43 है दोस्तों, पाणिनि की रचना में उल्लिखित कालकूट की पहचान किस स्थल से की जाती है? तो जो कालकूट है दोस्तों इसकी पहचान किस स्थल से की जाती है? ये की जाती है दोस्तों पाणिनि की रचना में जो उल्लिखित कालकूट है दोस्तों इसकी जो पहचान की जाती है वो कालसी, कालसी यानी कि देहरादून के कालसी से की जाती है। ठीक है, कालकूट की पहचान कहाँ से की गई है दोस्तों? वो की गई है कालसी से। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44 में। क्वेश्चन नंबर 44 है दोस्तों, वन नीति 1952 के अनुसार भूभाग का कितना प्रतिशत वनों के अंतर्गत होना चाहिए? तो दोस्तों जब वन नीति बनी थी 1952 के अंतर्गत, तो वहाँ पर ये फिक्स किया गया था कि इतना प्रतिशत जो है भूभाग वन होने चाहिए। ठीक है, तो ये कितने प्रतिशत रखा गया था दोस्तों? ये लिखा गया था 33%। ठीक है, ये कहा गया था कि जो भूमि है उसका 33% जो है जंगल रहने चाहिए, उनका कटान नहीं होना चाहिए। तो ये इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा दोस्तों? डी ऑप्शन सही है, 33%। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में दोस्तों। अगला प्रश्न है 45, विश्व में मछली उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो विश्व में मछली उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है दोस्तों? मत्स्य उत्पादन में दोस्तों भारत का जो स्थान है वह है द्वितीय स्थान।
ठीक है, कौन सा स्थान है? सेकंड नंबर है वर्ल्ड में, इंडिया जो है सेकंड नंबर पे है मत्स्य उत्पादन में, यानी कि फिशिंग में। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देवीधुरा से प्राप्त महापाषाणकालीन मानव समाधियों की खोज का श्रेय किसे जाता है? तो जो देवीधुरा से प्राप्त जो महापाषाणकालीन मानव समाधियां हैं, इनकी खोज का श्रेय किसे जाता है दोस्तों? ये जाता है दोस्तों हेनवुड को। किसको जाता है? हेनवुड को। ये जो है देवीधुरा से प्राप्त महापाषाणकालीन मानव समाधियों की खोज का क्रेडिट हेनवुड को जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, निम्न चित्रानुसार कौन सी संख्या उन अच्छे वक्ताओं को दर्शाती है जो ना तो परास्नातक हैं और ना ही डॉक्टर हैं? तो दोस्तों यहाँ पर एक वेन आरेख दिया गया है, तो इसका सॉल्यूशन हमें बताना है। तो कौन सी संख्या उन अच्छे वक्ताओं को दर्शाती है दोस्तों जो ना तो परास्नातक हैं ना ही डॉक्टर हैं? तो दोस्तों यहाँ पर जो एम वाला है ये परास्नातक को रिप्रेजेंट करता है और एन जो है डॉक्टर को रिप्रेजेंट करता है। तो वक्ता कौन से हैं दोस्तों? वो एल वाले भाग में है वक्ता। तो यहाँ पर न तो परास्नातक होना चाहिए न ही डॉक्टर होना चाहिए। तो अगर हम देखें तो ऐसे में दोस्तों ये दोनों गोलों के अंदर आए हुए अंकों को हम स्किप कर देंगे, तो केवल बचता है दोस्तों हमारा 1, यानी कि ये वाला जो है ऐसा है जो केवल वक्ताओं को रिप्रेजेंट कर रहा है एल वाले सर्कल के अंदर। तो ये वक्ताओं को रिप्रेजेंट करने वाला केवल एक है दोस्तों। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर देखते हैं कि कौन सा इसका जो है ऑप्शन नंबर सही होगा दोस्तों। तो इसका जो ऑप्शन नंबर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर डी। डी ऑप्शन इसका सही होगा दोस्तों, जो केवल जो है वक्ताओं को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ऐसे वेन आरेख वाले क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपने उसको समझदारी से पढ़ना है, किसके बारे में पूछा गया वो देखना है और अन्य को स्किप करते हुए उस भाग को लेना है जो जिसके बारे में पूछा गया। तो यहाँ पर वक्ताओं की बात पूछी गई तो वक्ताओं को हमने अलग किया, बाकी अन्य सभी को हटा दिया। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, लंपिया धुरा दर्रा जोड़ता है। तो लंपिया धुरा दर्रा किनको जोड़ता है दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो ये पिथौरागढ़ और तिब्बत को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? पिथौरागढ़ और तिब्बत को। लंपिया धुरा जो है जो दर्रा है दोस्तों वो पिथौरागढ़ और तिब्बत को जोड़ने वाला दर्रा है। तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर है दोस्तों, इसको बिल्कुल भी स्किप किए बिना आप क्लास को पूरा कंटिन्यू देखते रहें। आपको लगातार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराए जा रहे हैं दोस्तों, और ये क्वेश्चन पेपर हुआ है दिसंबर 2023 में। तो बहुत महत्वपूर्ण ये पेपर है दोस्तों, बिल्कुल भी स्किप ना करें। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? ये कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, कनिंघम को दोस्तों भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है, कनिंघम को। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 50 है दोस्तों, कुमाऊं में कूली बेगार आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो कुमाऊं के अंतर्गत कूली बेगार आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था दोस्तों? ये जो हुआ था दोस्तों 1921 में। कुमाऊं के अंतर्गत कूली बेगार आंदोलन की शुरुआत हुई थी दोस्तों 1921 ईस्वी में। कूली बेगार आंदोलन की जो है प्रारंभ शुरुआत हुई थी, और फिर बाद में बेगार न देने की जो है यहाँ पर स्थिति आई थी, और उसके बाद जो बेगार की जो फाइलें थी उनको जो है बागेश्वर में सरयू नदी में बहा दिया गया था। तो ये आपने पूरी, अगर आपको इसकी क्लास चाहिए तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर इस क्लास को पूरा अटेंड कर सकते हैं दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत निम्न में से कौन सी सेवा सम्मिलित है? तो प्रीवियस पेपर आपने देखा होगा दोस्तों, 2023 का ही पेपर है, उसमें ये पूछा था प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन सी सेवा सम्मिलित है। तो यहाँ पर इस पेपर में पूछा गया है कि अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत कौन सी सेवा सम्मिलित है।
तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है संचार व्यवस्था। कौन सा आता है दोस्तों? संचार व्यवस्था आता है तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत। अर्थव्यवस्था के तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है दोस्तों संचार व्यवस्थाएं। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों 52 में। क्वेश्चन नंबर 52 है दोस्तों, H.G. वाल्टन द्वारा लिखित पुस्तक ब्रिटिश गढ़वाल अ गजेटियर किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो H.D. वाल्टर के द्वारा अ गजेटियर या द गजेटियर के नाम से भी है दोस्तों, इसको कहीं के भी ऐसे ही पूछा जाता है, द गजेटियर या अ गजेटियर। ये जो है ब्रिटिश गढ़वाल के अंतर्गत जो है H.G. वाल्टन द्वारा लिखित है ये पुस्तक, ब्रिटिश गढ़वाल अ गजेटियर H.G. वाल्टन द्वारा लिखित पुस्तक है। और ये कब प्रकाशित हुई थी दोस्तों? ये हुई थी 1910 में। कब हुई थी? 1910 में अ गजेटियर नामक ब्रिटिश गढ़वाल पुस्तक H.G. वाल्टन द्वारा प्रकाशित की गई थी 1910 में। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 53 है दोस्तों, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किस आधार पर किया जाता है? तो जो संविधान सभा के जो सदस्य हैं दोस्तों, इनका चुनाव किस आधार पर किया जाता है? तो ये किया जाता है दोस्तों प्रांतीय विधानसभाओं से आनुपातिक जो प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणी बोर्ड प्रणाली द्वारा। तो जो संविधान सभा के सदस्यों का जो चुनाव होता है दोस्तों, वो होता है जो प्रांतीय विधानसभाओं से जो प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा बोर्ड प्रणाली के द्वारा ये काम किया जाता है, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव। ठीक है, प्रांतीय विधानसभाओं से अनुपातित जो प्रतिनिधित्व करते हैं उनके वोटिंग प्रणाली के द्वारा विधानसभा के सदस्य चुने जाते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, हिंदू तीर्थ स्थल जागेश्वर के मुख्य लेख कौन हैं? ठीक है दोस्तों, तो जागेश्वर जो तीर्थ स्थल है दोस्तों, ये तीर्थ स्थल के जो है मुख्य जो भगवान, किस भगवान की मूर्ति है वहाँ पे, कौन से भगवान की पूजा की जाती है दोस्तों? तो वहाँ पे की जाती है भगवान शिव की पूजा। ठीक है, तो जागेश्वर धाम में किन की पूजा की जाती है दोस्तों? ये की जाती है भगवान शिव की पूजा की जाती है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में हैट्रिक लेने वाले भारतीय गेंदबाज। तो दोस्तों क्रिकेट से संबंधित एक क्वेश्चन अवश्य आएगा आपके पास हर पेपर में, तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो T20 क्रिकेट मैच में हैट्रिक लेने वाला पहला भारतीय जो गेंदबाज थे दोस्तों, वो थे आपका दीपक चहर। ठीक है, कौन थे दोस्तों? दीपक चहर ने जो है ये रिकॉर्ड बनाया था दोस्तों, T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में जो है हैट्रिक लेने का कारनामा किया था। किसके द्वारा स्वाधीन प्रजा नामक साप्ताहिक पत्रिका का आरंभ किया गया था? तो स्वाधीन प्रजा नामक जो साप्ताहिक पत्रिका थी दोस्तों, वो पत्रिका का आरंभ किसके द्वारा किया गया था? वो किया गया था दोस्तों मोहन जोशी के द्वारा। किसके द्वारा? मोहन जोशी के द्वारा ये काम किया गया था। स्वाधीन प्रजा नामक जो साप्ताहिक पत्रिका का आरंभ किया गया था दोस्तों, वो स्वाधीन प्रजा नामक मोहन जोशी के द्वारा ये काम किया गया था। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 57 पर। क्वेश्चन नंबर 57 है, दक्षिण एशिया के देशों ने दक्षेस के घोषणा पत्र पर किस वर्ष और किस सम्मेलन में हस्ताक्षर किए थे? तो दक्षिण एशियाई जो देश जिनको दक्षेस कहा जाता है, इनके द्वारा घोषणा पत्र पर किस वर्ष किस सम्मेलन में हस्ताक्षर किए गए थे? तो दोस्तों ये किए गए थे 1985 में। प्रथम सम्मेलन के दौरान दक्षिण एशिया के देशों ने दक्षेस पर घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 58 है, मलेरिया वैक्सीन। देखो दोस्तों यहाँ पर साइंस का क्वेश्चन आ चुका है कि मलेरिया वैक्सीन की खोज करने वाले प्रख्यात वैज्ञानिक रोनाल्ड रॉस का जन्म वर्तमान उत्तराखंड के किस नगर में हुआ था? तो दोस्तों जो मलेरिया वैक्सीन की खोज करने वाले जो वैज्ञानिक थे जिनका नाम रोनाल्ड रॉस था, वो वैज्ञानिक का जन्म जो है उत्तराखंड के किस नगर में हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों अल्मोड़ा में। ठीक है, मलेरिया वैक्सीन की खोजकर्ता का जो जन्म हुआ था दोस्तों, वो हुआ था अल्मोड़ा में। और इनका नाम था दोस्तों रोनाल्ड रॉस। ठीक है दोस्तों,
तो मलेरिया की वैक्सीन की खोज किसने की थी दोस्तों? वो की थी रॉस ने, और इनका जन्म हुआ था दोस्तों अल्मोड़ा में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में दोस्तों। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है दोस्तों कि एक पुरुष ने पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ किया और उसके बाद वह दाईं ओर मुड़ फिर वह दाईं ओर को मुड़ा और अंत में बाईं ओर को मुड़ा। अब वह किस दिशा में जा रहा है? तो दोस्तों अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो यहाँ पर हमारा इस साइड पूर्व होता है, इधर पश्चिम, और ऊपर को उत्तर, नीचे को होता है दोस्तों दक्षिण। ठीक है, पुरुष ने पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ किया, यानी कि ये जो पुरुष था, इस पुरुष ने जो है पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ किया, तो इस साइड को चलना प्रारंभ किया और फिर वह दाईं ओर मुड़ गया। तो यहाँ से दाईं ओर को दोस्तों ऊपर की ओर यहाँ बनेगा, और दाईं ओर फिर मुड़ा, फिर वह दाईं ओर मुड़ गया, तो यहाँ से फिर दाईं ओर मुड़ेगा तो इधर की ओर चले जाएगा दोस्तों। ठीक है, और अंत में बाईं ओर मुड़ा, तो यहाँ से फिर वो बाईं ओर मुड़ा, यानी कि ऊपर की ओर जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब वह किस दिशा में जा रहा है? तो इसका आंसर जो होगा दोस्तों वो होगा उत्तर दिशा में। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए होगा, उत्तर दिशा में। तो दोस्तों यहाँ पर दिशाओं का आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि दिशाओं से संबंधित एक क्वेश्चन प्रत्येक आपके व्यक्ति सहायक, कनिष्ठ सहायक, उत्तराखंड प्रवक्ता और जो है पॉलिटेक्निक प्रवक्ता, सभी एग्जाम्स में दिशाओं से संबंधित एक क्वेश्चन रीजनिंग का अवश्य आएगा दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 60 है दोस्तों यहाँ पर, उत्तराखंड राज्य की पायलट रिपोर्ट, ठीक है, सॉरी, उत्तराखंड राज्य की पलायन रिपोर्ट यहाँ पर 2011-12, ठीक है, पलायन रिपोर्ट 2011-12 के अनुसार राज्य के किस जिले से पलायन की दर सर्वाधिक है? मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में रखेंगे दोस्तों इसको, कि उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत जो पलायन रिपोर्ट है उसके अनुसार राज्य के किस जिले में पलायन दर सर्वाधिक है? तो ये है दोस्तों पौड़ी गढ़वाल में पलायन सबसे ज़्यादा हुआ है दोस्तों 2011-12 की पलायन रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 61 है दोस्तों, भारतीय सिविल सेवा एक्ट कब पारित हुआ था? तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, भारतीय सिविल सेवा एक्ट कब पारित हुआ था? तो ऑप्शन है 1859, 1860, 1861, 1862। तो दोस्तों आपको इसको पढ़ के समझ में आ गया होगा, ये हुआ था 1861 में भारतीय सिविल सेवा एक्ट पारित हुआ था। 1861 में दोस्तों ये भारतीय सिविल सेवा एक्ट जो है पारित किया गया था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड में पर्वतीय शीतोष्ण वनों का विस्तार पाया जाता है। तो उत्तराखंड के अंतर्गत जो पर्वतीय शीतोष्ण वनों का विस्तार पाया जाता है दोस्तों, वो कहाँ और कितनी ऊंचाई तक पाया जाता है? तो यह है दोस्तों 1800 से लेके 2700 मीटर के मध्य। ठीक है, उत्तराखंड में पर्वतीय शीतोष्ण वनों का जो विस्तार पाया जाता है वो पाया जाता है 1800 से दोस्तों 2700 मीटर के मध्य में, ये जो है पर्वतीय शीतोष्ण वनों का विस्तार पाया जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, निम्न ग्रिड में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पर कौन सा नंबर इसमें आएगा? तो देखेंगे दोस्तों यहाँ पर कॉम्बिनेशन जो दिया गया है, यहाँ पर 3 है, फिर 8 है, 3, 8, 4, 2, 27 और यहाँ पर प्रश्नवाचक है। तो दोस्तों अगर इसमें देखें तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो देखते हैं यहाँ पर दोस्तों, ये जो 2 और 8 है, तो 2 का क्यूब जो होता है दोस्तों, 2 का क्यूब करें तो 8 होगा। ठीक है, और 3 का क्यूब करें तो दोस्तों 27 हो रहा है, 3 के ठीक सामने 27 है, तो 3 3 9 3 27 होता है दोस्तों। ठीक है, 3 को 3 बार मल्टीपल करेंगे तो 27 होगा, और 2 को 3 बार मल्टीपल करेंगे तो 8 होगा। इसी प्रकार 4 के आगे की संख्या देखें तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो हम यहाँ पर 4 का भी क्यूब करेंगे दोस्तों, 4 गुणा 4 गुणा 4 करेंगे तो 4 चक्को 16 चक्को 64। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा 64, इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं इसके आंसर की ओर। तो दोस्तों यहाँ पर जो इसके ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन हैं 61, 60, 63 और 64। तो इसका कौन सा आंसर सही होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा आपका डी ऑप्शन, इसका सही रहेगा, 64 इस प्रश्न का उत्तर होगा। ठीक है,
बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, श्रीनगर के पास देवलगढ़ में किस राजा के द्वारा अपने कुल देवी यानी कि राज राजेश्वरी मंदिर की स्थापना की गई थी? तो राज राजेश्वरी मंदिर की स्थापना की गई थी दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। और ये किस शासक के द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी दोस्तों अजय पाल के द्वारा। तो अजय पाल ने अपने कुल देवी राज राजेश्वरी देवी का मंदिर देवलगढ़ में किया था, श्रीनगर के पास, ठीक है दोस्तों। तो अजय पाल ने किया था दोस्तों ये काम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस नहर को दामोदर नदी से निकाला गया है? तो दोस्तों कौन सी नहर है जिसको दामोदर नदी से निकाला गया है? तो ये है दोस्तों एडन नहर। एडन नहर की जो स्टार्टिंग हुई है दोस्तों, एडन नहर की स्थापना हुई है वो हुई है दामोदर नदी से, ठीक है दोस्तों। तो एडन नहर की स्थापना कहाँ से हुई है? ये हुई है दामोदर नदी से, इसको निकाला गया है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 66 है, उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कालू मेहरा ने 1857 में कौन सा गुप्त संगठन बनाया था? तो जो उत्तराखंड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं कालू महारा, इन्होंने 1857 में कौन से गुप्त संगठन को बनाया था? तो ये बनाया था दोस्तों क्रांतिवीर, ठीक है। तो कालू महारा से संबंधित क्वेश्चन भी एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं सर, हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पर कालू महारा ने 1857 में क्रांतिवीर नामक एक संगठन की स्थापना की थी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची का भाग नहीं है? तो भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची का भाग कौन सा नहीं है? तो दोस्तों वह है जैव सांख्यिकी, उसके जिसके अंतर्गत जन्म और मृत्यु का पंजीकरण भी होता है। तो ये बिल्कुल अनुसूची का भाग नहीं है। बाकी भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची के जो अंतर्गत जो आते हैं वह है गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, महिला बाल विकास और तकनीकी प्रशिक्षण एवं व्यावसायिक शिक्षा। ये तीनों के तीनों दोस्तों भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। गरीबी उन्मूलन, बाल विवाह, महिला एवं बाल विकास और तीसरा है तकनीकी प्रशिक्षण एवं व्यावसायिक शिक्षा, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में दोस्तों। कंप्लीट पेपर यहाँ पर कराया जा रहा है दोस्तों हर क्लास के अंतर्गत, इसलिए, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। ये दिसंबर 2023 में ये एग्ज़ाम हुआ है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण पेपर है। अगला प्रश्न है, कालसी के समीप सीलवर्मन से संबंधित ऐतिहासिक स्थल कहाँ है? तो जो कालसी के समीप जो राजा सीलवर्मन का जो से संबंधित ऐतिहासिक स्थान कहाँ पर है? तो दोस्तों ये है आपका जगत ग्राम। तो जगत ग्राम जो है दोस्तों कालसी के समीप राजा सीलवर्मन से संबंधित ऐतिहासिक स्थान है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, किस अमेरिकी कंप्यूटर कंपनी को बिग ब्लू कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है दोस्तों बिग ब्लू के नाम से किसको जाना जाता है? अमेरिकन कंपनी है दोस्तों। तो ये जाना जाता है दोस्तों IBM, किसको? IBM, इसको जो है बिग ब्लू के नाम से इस कंपनी अमेरिकन कंपनी को जाना जाता है। बिग ब्लू के नाम से जाने जाने वाली कंपनी वह है दोस्तों अमेरिकन कंपनी है जिसको IBM, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सन 1850 में ईस्ट इंडिया के आमंत्रण पर चीनी चाय विशेषज्ञ गढ़वाल आया था। तो दोस्तों 1850 में ईस्ट इंडिया के आमंत्रण पर चीनी चाय विशेषज्ञ गढ़वाल आया था। तो कौन सा विशेषज्ञ था दोस्तों? तो वो था दोस्तों एसाई वांग। कौन आया था? एसाई वांग जो है ये दोस्तों चीनी चाय विशेषज्ञ के तौर पर ईस्ट इंडिया कंपनी के आमंत्रण पर 1850 में जो है भारत आया था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, सामान्य ज्ञान का प्रश्न है। तो यहाँ पर दोस्तों अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप
समूहों समेत भारत के संपूर्ण तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप जो हैं द्वीप समूह जो हैं दोस्तों, इनको मिलाकर भारत की जो टोटल तट रेखा की जो लंबाई है वो कितनी है दोस्तों? वो है 7,517 किलोमीटर। 7,517 किलोमीटर जो है यहाँ पर आपका अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप समूह समेत भारत के संपूर्ण तट रेखा की लंबाई 7,517 किलोमीटर है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। उत्तराखंड से संबंधित प्रश्न है। हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय कब केंद्रीय विश्वविद्यालय बना था? तो एचएनबी गढ़वाल विश्वविद्यालय जो है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी कब बनी थी दोस्तों? ये बनी थी 15 जनवरी 2009 में। तो 2009 में दोस्तों इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी घोषित कर दिया गया था, एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी को। और ये कब किया गया था? 15 जनवरी को। ठीक है, 15 जनवरी 2009 में एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी घोषित किया गया था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, रीजनिंग का क्वेश्चन है दोस्तों। रोशन रीता से लंबा है, उज्जवल रवि से लंबा है। दोस्तों ये उज्जवल आप शुद्ध रूप देख लें, हिंदी में प्रश्न पूछा जाता है उज्जवल कैसे लिखा जाएगा, तो ये इसका शुद्ध रूप है। उज्जवल रवि से लंबा है लेकिन उतना लंबा नहीं है जितना कि रीता है। तो इसमें सबसे छोटा कौन है? तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम तीनों को देखें तो तीन नाम यहाँ पे हैं, रोशन, रीता, ठीक है, और तीसरा है उज्जवल। ठीक है दोस्तों, अब इसमें क्या है कि रोशन रीता से लंबा है, ठीक है, रोशन जो है रीता से ग्रेटर है, लंबा है, और उज्जवल रवि से लंबा है। ठीक है, तो यहाँ पर चौथा कैंडिडेट है रवि। ठीक है दोस्तों, रवि भी इसमें चौथा कैंडिडेट है, लेकिन उतना लंबा नहीं है जितना कि रीता है। तो इनमें सबसे छोटा कौन होगा? तो इसमें जो सबसे छोटा होगा दोस्तों वो होगा रवि। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको समझ लीजिएगा क्यों रवि सबसे छोटा है इसमें, क्योंकि यहाँ पर उज्जवल, रोशन और रीता के बीच जो रिलेशन दिया गया है उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि रवि जो है उज्जवल रवि से तो लंबा है लेकिन उतना लंबा भी नहीं है कि जितना रीता है। तो रीता भी लंबी है लेकिन रवि से ज़्यादा लंबी है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो रवि ही इसमें सबसे छोटा है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारे पास, संयुक्त राष्ट्र के सांस्कृतिक निकाय की विश्व धरोहर समिति ने कुंभ मेले को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि श्रेणी में शामिल करने की घोषणा कब की थी? तो संयुक्त राष्ट्र ने जो है कुंभ मेले को जो सांस्कृतिक विरासत के रूप में घोषित कब किया था दोस्तों कुंभ मेले को? तो वो किया था 7 दिसंबर 2017 में। 7 दिसंबर 2017 को दोस्तों कुंभ मेले को जो है अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के प्रतिनिधि श्रेणी में शामिल करने की घोषणा की थी संयुक्त राष्ट्र के राष्ट्रीय सांस्कृतिक निकाय ने। ठीक है, तो इसको विश्व धरोहर में माना गया है और सांस्कृतिक विरासत के रूप में इसको 7 दिसंबर 2017 में इसको जो है प्रतिनिधि श्रेणी में इसको घोषित किया गया है कुंभ मेले को। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 75 पर। क्वेश्चन नंबर 75 है दोस्तों, भारतीय संसद में एक तारांकित प्रश्न के लिए आवश्यक है। तो एक प्रश्न जो है तारांकित प्रश्न कब कहलाता है भारतीय संसद के अंतर्गत? तो दोस्तों इसके जो ऑप्शन है वो मौखिक उत्तर, लिखित उत्तर, मौखिक एवं लिखित उत्तर या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह है मौखिक उत्तर। ये भारतीय संसद में एक तारांकित प्रश्न के लिए आवश्यक है कि उसका उत्तर जो है मौखिक उत्तर होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो मौखिक उत्तर है तारांकित प्रश्न के लिए भारतीय संसद में। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 76 है, किस नदी पर उत्यासु जल विद्युत परियोजना स्थित है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल यूनिक क्वेश्चन है। तो ऐसे ही यूनिक क्वेश्चन हर एग्जाम पेपर में मिल रहे हैं दोस्तों। आप समझ सकते हैं कि कैसा पेपर कॉम्बिनेशन बनाया जाता है, पेपर सेट कैसा बनाया जाता है। तो किस नदी पर उत्यासु जल विद्युत परियोजना स्थित है? तो यह है दोस्तों अलकनंदा नदी पर। उत्यासु जल विद्युत परियोजना अलकनंदा नदी पर बनाया गया है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 77 है। तो यहाँ पर चित्र दिए गए हैं दोस्तों और उपयुक्त में से इसमें कहा गया है निम्न में से कौन से चित्र प्रश्न चिन्हों के स्थान पाएंगे? तो आपके पास जो चित्र दिया गया है उसको समझें पहले। तो देखते हैं दोस्तों क्या है इसमें। पहले में एक लाइन है, दूसरे में यहाँ पर फिर दो लाइन बनाई गई हैं। दो, पहले में खाली एक लाइन है, दूसरे में दो लाइनों से मिलकर बना है।
तीसरे में 3 लाइनों से मिलकर बना हुआ है, और अगले में क्या है दोस्तों, फिर 4 लाइनें हैं, फिर 5 भुजाएं हैं, ठीक है, फिर 4, फिर 5, और फिर से कर दिया है 4। तो ऐसे ही दोस्तों अगले में क्या होगा, तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम रीजनिंग के दृष्टिकोण से देखें तो यहाँ पर पहले में 1 भुजा, 2 भुजा और 3 भुजा, फिर अगले में क्या कर दिया कि 4 भुजा, फिर 5 भुजा, फिर 4 भुजा। लेकिन अगले में क्या होगा, 3 भुजा, फिर 4 भुजा आएगा, ठीक है, यानी कि ये आ जाएगा, और फिर 5 भुजाओं वाला पंचभुज आ जाएगा। तो यानी कि इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा दोस्तों, वो ए होगा, क्योंकि पहले वाले में इन्होंने भुजाओं को इंक्रीज किया है, दूसरे में फिर बढ़ाया है, पहले चतुर्भुज फिर पंचभुज फिर से चतुर्भुज, लेकिन फिर तीसरे में वही चीज़ आ जाएगी जो पहले में की थी। तो यहाँ पर 3 भुजाएं दे रखी हैं, फिर 4 भुजाएं आएगा, फिर 5 भुजाएं आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है 78 है, टिहरी प्रजा राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पे श्रीदेव सुमन की याद इसमें आती है। तो टिहरी राज्य प्रजामंडल की जो स्थापना की गई थी दोस्तों, श्रीदेव सुमन द्वारा की गई थी, और ये जो है की गई थी 1939 में, 1939 में ये टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। और फिर 1944 में श्रीदेव सुमन ने जब 84 दिन की भूख हड़ताल की थी प्रजामंडल के लिए, ठीक है, तो वहाँ पर जो है श्रीदेव सुमन का फिर जो है श्रीदेव सुमन शहीद हो गए थे। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। तो 1939 में टिहरी प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, भारत में राष्ट्रीय बाढ़ आयोग का गठन कब किया गया था। तो ये रिपीट है दोस्तों, क्वेश्चन पेपर पहले जो पेपर में करा चुका हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो करा चुका हूँ इससे पहले वाले में, तो उसमें भी ये क्वेश्चन था दोस्तों, पेपर नंबर सेट नंबर 2 जो मैंने करा रखा है उसमें आप देख सकते हैं, भारत में राष्ट्रीय बाढ़ आयोग का गठन कब किया गया था। तो भारत के अंतर्गत जो राष्ट्रीय बाढ़ आयोग का गठन हुआ था वो 1976 में हुआ था दोस्तों, 1976 में। ठीक है, बाढ़ आयोग का गठन कब किया गया था, 1976 में किया गया था दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, क्वेश्चन नंबर 80, निम्न में से लोक सांस्कृतिक संग्रहालय कहाँ स्थित है। तो लोक सांस्कृतिक संग्रहालय उत्तराखंड में कहाँ स्थित है दोस्तों, यह है दोस्तों खुटानी में। कहाँ है लोक सांस्कृतिक संग्रहालय, कहाँ है, यह है खुटानी में। ठीक है दोस्तों, पंचायत राज के संबंध में बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट किस वर्ष आई थी। तो पंचायत राज के संबंध में जो बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट आई थी दोस्तों, वो आई थी 1957 में, 1957 में पंचायत राज व्यवस्था के लिए बलवंत राय मेहता समिति बनाई गई थी, और उसकी रिपोर्ट जो आई थी वो 1957 में आई थी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, क्वेश्चन नंबर 82 है, निम्नलिखित में से कौन सा जनपद सबसे बाद में बना है। तो कौन सा जनपद सबसे बाद में बना है दोस्तों, ऑप्शन है आपके पास चमोली, चंपावत, उधमसिंह नगर या उत्तरकाशी। तो यहाँ पर ऑप्शन पढ़ने जरूरी हैं दोस्तों। तो कौन सा जनपद सबसे बाद में आया था दोस्तों, वो आया था आपका चंपावत। ठीक है, तो चंपावत जनपद जो है सबसे बाद में बना था इन चारों में से, चमोली, चंपावत, उधमसिंह नगर और उत्तरकाशी में। ठीक है, तो चंपावत जनपद जो है सबसे लास्ट में बना था इन चारों में। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन है, दी गई श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो 2, 10, 30, 68। तो अगला क्वेश्चन नंबर क्या आएगा दोस्तों, वो आएगा 130 अंक आएगा यहाँ पे, क्योंकि इनके बीच का जो अंतर है दोस्तों, उस अंतर के अकॉर्डिंग यहाँ पर 68 में अगर हम यहाँ पर 62 और प्लस करेंगे, ठीक है, तो ये बनेगा 130। ठीक है, तो ये आपका तार्किक क्वेश्चन है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, पाली बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड कहलाता है। तो पाली बौद्ध साहित्य के अंतर्गत उत्तराखंड क्या कहलाता है दोस्तों, हेमवत्स खंड, हेमवंत, मानस खंड या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये कहलाता है दोस्तों, पाली बौद्ध साहित्य के अंतर्गत उत्तराखंड जो है हेमवंत के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, हेमवंत के नाम से जाना जाता है दोस्तों। बढ़ते हैं 85 पर, सरकारी बजट प्रदर्शित करता है। तो सरकारी बजट क्या प्रदर्शित करता है दोस्तों, ये प्रदर्शित करता है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सरकार के आय व्यय का विवरण,
सरकार की आर्थिक नीति का दस्तावेज, सरकार के नए कार्यक्रमों का विवरण, उपयुक्त सभी। तो सरकारी बजट के अंतर्गत सरकार के आय व्यय का विवरण भी होता है दोस्तों, सरकार की आर्थिक नीति का दस्तावेज भी होता है, सरकार के नए कार्यक्रमों का विवरण भी होता है, ये सभी इसके अंतर्गत होते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। रवाई आंदोलन हुआ था, तो रवाई आंदोलन कब हुआ था दोस्तों? जो रवाई आंदोलन हुआ था दोस्तों, ये हुआ था आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1930 में। रवाई आंदोलन कब हुआ था दोस्तों? ये हुआ था, रवाई कांड और आंदोलन हुआ था, तो 1930 में रवाई आंदोलन हुआ था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, थारू जनजाति के लोग स्वयं को वंशज मानते हैं। तो थारू जनजाति के लोग स्वयं को किसका वंशज मानते हैं दोस्तों? तो थारू जनजाति दोस्तों ये मानते हैं अपने आप को राणा प्रताप के वंशज। ठीक है, ये महाराणा प्रताप के वंशज अपने आप को मानते हैं, और थारू जनजाति के लोग जो है राणा प्रताप के वंशज कहलाते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। सर्दियों के आरंभ में तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में वर्षा किस कारण होती है? तो सर्दियों की स्टार्टिंग में जो तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में जो वर्षा होती है दोस्तों, किस कारण होती है? ये होती है दोस्तों उत्तर पूर्वी मानसून के कारण। ठीक है, जो सर्दियों में तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में वर्षा होती है दोस्तों, उस समय उत्तर पूर्वी मानसून चलते हैं, जिस कारण से इन प्रदेशों में बारिश होती है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, क्वेश्चन नंबर 89। ट्रेल ने 80 साला बंदोबस्त कब किया था? तो 80 साला बंदोबस्त जो है ट्रेल ने कब किया था दोस्तों? तो ट्रेल ने जो 80 साला बंदोबस्त की थी दोस्तों, वो की थी 80 साला बंदोबस्त हुई थी 1823 में। कब हुई थी दोस्तों? 1823 में जो है ट्रेल ने 80 साला बंदोबस्त की थी। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में बाजार नियंत्रण नीति लागू करने वाला सुल्तान कौन था? तो सल्तनत काल में बाजार नियंत्रण जो नीति लागू करने वाला सुल्तान कौन था दोस्तों? वो था सल्तनत काल में अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण नीति लागू की थी, और ये सुल्तान का नाम है अलाउद्दीन खिलजी, जिसने बाजार नियंत्रण नीति लागू की थी। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 91 में। गढ़वाल राइफल्स का गठन कब किया गया था? तो गढ़वाल राइफल्स का जो गठन हुआ था दोस्तों, ये हुआ था आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1887 ईस्वी में गढ़वाल राइफल्स का गठन किया गया था। 1887 में गढ़वाल राइफल्स का गठन हुआ था दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। निम्न में से कौन सा अक्षर समूह अन्य तीन से भिन्न है? तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर जो अक्षर समूह है इनमें सब में जो है, जैसे ये वाला है, इसमें बी के साथ एक्स आया है, तो जेड से पहले एक्स आता है तो ए के बाद बी आता है। इस प्रकार से कॉम्बिनेशन बनाया गया है। ठीक है, ए जेड, तो ए इधर ए है तो इधर जेड है, तो ये वाले में ए जेड पहले है। के एल, के के बाद तुरंत एल, यहाँ पर कॉम्बिनेशन है। तो ऐसे ही एफ और जी। ठीक है, तो एफ जी, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर डी एच आई दिया है दोस्तों पीछे से, तो आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। पिथौरागढ़ का मालपा गांव में भूस्र हुआ था। तो जब पिथौरागढ़ के मालपा गांव में जो है शरण कब हुआ था दोस्तों? ये हुआ था आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अगस्त 1998 में। 1998 में अगस्त के महीने में ये जो है मालपा गांव में भूस्राव हुआ था। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों 94 में। क्वेश्चन में 94 है, भारत में अदृश्य बेरोजगारी सबसे अधिक किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो जो अदृश्य बेरोजगारी है दोस्तों, भारत के अंतर्गत किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा है? वह है कृषि में। ठीक है, जिसको अदृश्य बेरोजगारी कहते हैं, ये किस क्षेत्र में पाई जाती है सबसे ज़्यादा? ये कृषि के क्षेत्र में पाई जाती है। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 95 में। क्वेश्चन नंबर 95 है, उत्तराखंड के किस संस्तर पर चूना पत्थर पाया जाता है? तो कौन सी जगह ऐसी है जहाँ चूना पत्थर पाया जाता है उत्तराखंड के अंतर्गत? ये पाया जाता है दोस्तों क्रोल। किसमें दोस्तों? क्रोल में। ठीक है, क्रोल में जो है चूना पत्थर उत्तराखंड के अंतर्गत पाया जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 96 में।
मौर्य प्रशासन में किस अधिकारी के पास मुद्रा नीति पर नियंत्रण रखने का कार्यभार था? तो मौर्य प्रशासन के अंतर्गत किस अधिकारी के पास मुद्रा नीति पर नियंत्रण रखने का कार्यभार था? तो वो था दोस्तों लक्षणाध्यक्ष। किसके पास था? लक्षणाध्यक्ष के पास जो है मुद्रा नीति पर नियंत्रण रखने का कार्यभार था। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 97 है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है दोस्तों? यहाँ पर अगर हम देखें तो छिब्रो जल विद्युत परियोजना ये टॉन्स नदी पर बनी है, बिल्कुल सही है। मनेरी भाली विद्युत परियोजना जो है दोस्तों वो भागीरथी नदी पर ही बनी है। लखवाड़ जल विद्युत परियोजना दोस्तों यमुना नदी पर है, ये भी बिल्कुल सही है। बट यहाँ पर व्यासी जल विद्युत परियोजना जो है पिंडर नदी पर नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के अकॉर्डिंग सही हो जाएगा। अदरवाइज व्यासी जल विद्युत परियोजना जो है पिंडर नदी पर नहीं बनी है, तो ये रॉन्ग है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा कंप्यूटर से संबंधित है। 98, निम्न में से कौन ग्राफिक फाइल के एक्सटेंशन के लिए प्रयुक्त होता है? तो ग्राफिक फाइल के एक्सटेंशन के लिए प्रयुक्त कौन सा होता है दोस्तों? वो होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि .gif। ठीक है, तो ये ग्राफिक फाइल के एक्सटेंशन के लिए प्रयुक्त होता है .gif। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, इन इन दी गार्व ऑफ नंदा देवी राजात के लेखक कौन हैं? तो इन दी गार्व ऑफ नंदा देवी राजात के लेखक कौन है दोस्तों? वह हैं चंद्र सिंह नेगी। इन दी गार्व ऑफ नंदा देवी राजात, इसके लेखक हैं दोस्तों चंद्र सिंह नेगी। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों इस मॉडल पेपर का, इस प्रीवियस ईयर पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, ग्रीन वुड डीड्स क्या है? तो ग्रीन वुड डीड्स क्या है दोस्तों? इसके ऑप्शन है बिजली तैयार करना, कृषि भूमि के क्षेत्र को बढ़ावा, पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने का अभियान, या जल की बचत। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने का अभियान है, ग्रीन वुड डीड्स के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये था हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो दिसंबर 2023 में संपन्न हुआ है। तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण पेपर है दोस्तों। कनिष्ठ सहायक, व्यक्ति सहायक और उत्तराखंड पुलिस और साथ ही प्रवक्ता प्री और जो है आपके पॉलिटेक्निक प्रवक्ता का जो प्री का एग्ज़ाम जिन्होंने देना है उन सभी अभ्यर्थियों के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल भी स्किप किए बिना दोस्तों पूरी वीडियो को ज़रूर वॉच कीजिएगा। लगातार आपको इसी प्रकार के प्रीवियस ईयर पेपर का कॉम्बिनेशन आपके लिए व्यवस्थित किया जा रहा है। तो आप बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे इस प्रकार की लगातार क्लासेज आपके कोई भी छूटे नहीं। और अगर आप एक महीने लगातार इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को करते हैं दोस्तों, तो उसके बाद आपको बहुत अच्छी खासी आपकी प्रिपरेशन तैयार हो जाएगी। बार बार वॉच कीजिए, जिस वीडियो में आपको क्वेश्चन कठिन लग रहे हैं उनको बार बार वॉच कीजिएगा दोस्तों, और सुनिएगा, सुनने से काफ़ी कुछ याद हो जाता है। तो ज़रूर आप इसको ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। इन्हीं सभी बातों के साथ आप सभी से मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।